नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वाकये को इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान पर हमला करने के लिए एक नई जस्टिफिकेशन के तौर पर। फॉक्स न्यूज ने यह रिपोर्ट किया है कि इजराइल इस वक्त अमेरिका को यह बात कन्वे कर रहा है कि अगर ईरान का रोल इस वाकये में साबित होता है, जो कि इल्जाम ऑलरेडी उन्होंने लगा दिया है और कहा है कि इसमें ईरान ही है, तो इसके बाद जब वो हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। तो वैसे भी जो इजरायली मीडिया है, अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों में उसकी रिपोर्ट्स अबाउट अटैकिंग ईरान, उसमें इंटेंसिफिकेशन आई है। यानी बहुत सारा मीडिया बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स शेयर कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि हमला होने जा रहा है, हमला होने जा रहा है। इस वाकये से पहले भी इंटेंसिफिकेशन आ गई है पिछले 24 घंटों में, तो अब इस वाकये के बाद और ज्यादा आई है। तो ईरान की स्टेटमेंट जारी हुई है। ईरान ने कहा है कि अगर किसी भी नौयत का हमला ईरान पर किया जाता है तो हम भरपूर तरीके से तैयार हैं और भरपूर तरीके से जवाब जो है वो इजराइल को दिया जाएगा। फिर नज़ीर क्या हो रहा है कि जो टैंकर्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, उनके ऊपर हमले बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। आगाज कैरेबियन से हुआ, जहां पर सबसे पहले अमेरिका ने जो वेनेजुएला से क्यूबा जा रहा था ऑयल टैंकर, उस पर अटैक किया, उसको कब्जे में लिया। और उसके बाद फिर चाइना से ईरान जाने वाले असलहा बरदार जहाज को, फिर यूक्रेन ने एक जहाज के ऊपर अटैक किया जो रशिया से ईरान आ रहा था, असलहा बरदार जहाज था। अच्छा, उसके बाद ईरान ने फिर एक टैंकर जब गल्फ ऑफ ओमान के अंदर पकड़ लिया। अब ये पिछले 48-72 घंटों के वाकयात हैं। और अभी क्या बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बहुत ही सीरियस नौयत का वाकया पेश आया है। रशिया की जानिब से एक ऐसे ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक किया गया है जो टर्किश ऑयल टैंकर बताया जा रहा है, जो यूक्रेन के लिए सप्लाई का काम कर रहा था, उसके ऊपर अटैक किया गया। यानी रशिया और टर्की के ताल्लुकात अच्छे हैं और अभी उर्दुगान की मुलाकात भी हुई, तो रशिया की जानिब से अटैक किया गया है एक जहाज जो कि टर्किश ओन्ड था लेकिन काम यूक्रेन के लिए कर रहा था। तो यहां पर जंगें जो है वो इस तरह से आगे मजीद मुल्कों को ड्रैग कर रही है। ये ऐसा नहीं कि रशिया यूक्रेन की जंग है तो रशिया और यूक्रेन ही आपस में लड़ रहे हैं, बाकी मुल्क जो है वो किसी की पाइपलाइन पर अटैक हो रहा है, किसी के टैंकर पर अटैक हो रहा है, तो ये जंगें जो है वो बाकी मुल्कों को इसमें ड्रैग कर रही हैं। तो अगर यूक्रेन की जंग नहीं रुकती तो फिर ये मामला बहुत ज्यादा डेंजरस होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो यूक्रेन की जंग है, यूक्रेन रशिया की, ये हमें अफ्रीका में भी नजर आती है, ये हमें मिडिल ईस्ट के अंदर भी नजर आती है, ये हमें सेंट्रल एशिया के अंदर भी नजर आती है, ये हमें ब्लैक सी के अंदर भी नजर आती है। यहां पर आप देखिए सीरिया में जो रिजीम चेंज हुआ है उसमें यूक्रेन इन्वॉल्व है। अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा रशिया और यूक्रेन की फाइट जो जारी है। तो अगर ये नहीं रुकती तो फिर इसमें मजीद मुल्क ड्रैग होंगे और बहुत सारी जगहों पर प्रॉक्सी वॉर जो होंगी। अच्छा, जो यूरोपियन जो इवेंट है, जो यूरोप का सबसे बड़ा सॉन्ग कॉन्टेस्ट इवेंट है, उसमें चूंकि इजराइल को शामिल किया जा रहा है तो बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं। ये एक बड़ी तहरीक वहां पर देखी जा रही है। टर्की इस वक्त उसने अपनी एफर्ट्स को स्पीड अप कर दिया है F-35 की एक्वायर के लिए। और उधर यूनान से यह खबर सामने आ रही है कि यूनान ने भी F-35 के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है और जो उनका एग्जिस्टिंग फ्लीट है फाइटर जेट्स का, उसकी अपग्रेडेशन जो है उसके लिए भी उसने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू कर दी है। तो यहां पर एक बड़ी मिलिटराइजेशन और बड़ी एस्केलेशन, यानी यूनान इजराइल अलायंस दोनों की मिलिटराइजेशन अगेंस्ट टर्की, और टर्की फिर भरपूर अंदाज में सामना कर रहा है साइप्रस में, ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में और सीरिया के अंदर। तो ये एक काफी बड़ी एक ग्रेट गेम यहां पर जारी है। ऑस्ट्रेलिया से नाज़रीन हम शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो पेश आने वाला वाकया है, इसको दो अंदाज में इजराइल जब इस्तेमाल कर रहा है। एक इस अंदाज में कि ईरान पर हमले को जस्टिफाई किया जाए, एक और चार्जशीट जब ईरान के खिलाफ बनाई जाए और इसको एक मुकम्मल जवाब के तौर पर यानी हमला जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। दूसरा जिस पर्पज के लिए इजराइल इस्तेमाल कर रहा है वो ये है कि वो इस नैरेटिव को और ज्यादा पुश कर रहा है कि ये जो तुमने फलस्तीनियों को रिकॉग्नाइज किया है, उनकी रियासत को रिकॉग्नाइज किया है, तो ये वो चीज है कि इससे एंटीसेमिटिज्म जब बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल दोनों फेक नैरेटिव्स हैं, दोनों को इस वक्त जब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमलावर है उसको एक शख्स ने जाकर रोका, यानी जान की बाजी लगाकर जो है उसने बकायदा उससे जाकर बंदूक छीनी और उसके हमले को नाकाम बनाया। तो वो शख्स जब मुसलमान है, यानी जिसने उस हमलावर को जाकर रोका है वो शख्स एक मुसलमान है, उसको 2 गोलियां भी लगी हैं, वो जख्मी भी हुआ है। तो बात यह है कि इसमें यानी वो पूरा रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर ईरान के खिलाफ, ठीक है ना। तो फिर ईरान ने, सऊदी अरेबिया ने, बाकी तमाम ममालिक ने इसको कंडेम भी किया है, इस वाकये को कंडेम भी किया। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने पूरी जेनोसाइड की है और कर रहे हैं और जंगी जराइम कर रहे हैं। तो इधर क्या है कि एक वाकया हुआ, उसको सारे मुल्क कंडेम कर रहे हैं।
तो असल बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार जाहिर है कि इजराइल है। जो रीजन के अंदर वायलेंस बढ़ रहा है या बाकी दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसका जिम्मेदार जो इजराइल है। अब ये इजराइल कह रहा है कि आवर कन्विक्शन जो है वो हैज स्ट्रेंथन्ड के ईरान इज वन दैट डायरेक्टेड द सिडनी ऑपरेशन। इजराइल इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि नहीं, हम बिल्कुल, हमें तसल्ली है कि ये ईरान ही ने अटैक करवाया। लेकिन कितनी डेंजरस बात है, एक वाकया है और एक बहुत बड़ा वाकया है, उसको ईरान के ऊपर डाला जा रहा है और बार बार उस बयानी को जब पुश कर रहे हैं। नेतन्याहू ये कह रहा है कि एंटीसेमिटिज्म को डिफीट करने का एक ही तरीका है, जैसे हम इजराइल जैसे रिएक्ट करता है, जैसे इजराइल जो कर रहा है वैसे ही सबको करना चाहिए। तो इजराइल जो कर रहा है वो तो सबके सामने है। फिर हैरड्स ने लिखा है नेतन्याहू के बयान को, नेतन्याहू ऑन सिडनीज बीच शूटिंग। नेतन्याहू ने यह कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसी है पुअर्स फ्यूल ऑन एंटीसेमिटिक फायर। अब आप देखें ना, ये बड़ी अहम बात है, एक पूरी ग्रेट गेम है ना जो इसमें जा रही है फलस्तीनी तनाज़े के हवाले से। यानी वो कैसे इजरायली लॉबी काम कैसे करती है, तो ऐसे ही नैरेटिव्स के जरिए काम करती है ना। इस नैरेटिव को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या ऐसा कर रहा है, यानी अब आप देखेंगे वो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था जो एंटीसेमिटिज्म के लिए। कितनी खौफनाक बात है। ओ भाई, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की क्या ऐसी पॉलिसी है जिससे एंटीसेमिटिज्म बढ़ रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। तो आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने फलस्तीनियों की बात करना शुरू की तो फिर अचानक से खामोशी छा गई। तो वो कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई पॉलिसी। भाई ऑस्ट्रेलियाई पॉलिसी क्या, कुछ भी नहीं है। मतलब इधर तो ओआईसी कंट्रीज जब कंडेम कर रहे हैं तो वो इल्जाम ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहा है कि इनकी जो पॉलिसी है। तो इजराइल जब वो वेस्ट के अंदर सिर्फ इस बयानी को पुश कर रहा है कि तुमने फलस्तीनियों को तस्लीम क्यों किया है, इसकी वजह से ये वाकयात जब हो रहे हैं। हालांकि असल बात क्या है वो सबको पता है, क्योंकि इजराइल ने जो जंगी जराम किए हैं, जो भी उसने 2 साल में किया है, उसके बाद ही जो वाकयात दुनिया में होना शुरू हुए, उसके बाद ये वाकयात जब वो बढ़े हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये 2 चीजें। तो फॉक्स न्यूज ने यह रिपोर्ट किया है कि अ हाई लेवल अमेरिकन सोर्स फॉर द फॉक्स न्यूज नेटवर्क टोल्ड कि इफ द अटैक इन ऑस्ट्रेलिया वाज डायरेक्टेड बाय ईरान देन इजराइल हैज फुल अमेरिकन लेजिटिमेसी टू स्ट्राइक ईरान। अगर यह साबित हो जाता है कि ईरान ने यह हमला करवाया है तो फिर इजराइल को यह मुकम्मल लेजिटिमेसी होगी कि वो ईरान पर हमला कर दे। अब आप जरा अंदाजा करें। अच्छा जी, अब यह साबित होगा, इजराइल और अमेरिका कह दें कि यह साबित हो गया है तो फिर बस साबित हो जाएगा। मतलब उसके लिए कौन सा कोई इन्वेस्टिगेशन बैठनी है। और मतलब आप सोचे ईरान ऐसा हमला क्यों करवाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सॉइल पर जाकर, कोई तुकी नहीं बनती है। मतलब कोई तुकी नहीं बनती है। और वो कह रहे हैं, वो किस तरह एक वाक्य को लिंक किस तरह कर रहे हैं। और जो पहले ईरान पर हमला हुआ फिर उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। अब की जस्टिफिकेशन यह है कि हालांकि ईरान पर तैयारी तो पहले से हो रही है, इस वाकये से पहले से हो रही है, तो बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज को जस्टिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पहले भी ईरान ने ताकत के बलबूते पर सर्वाइव किया और अब भी वो ऐसे करेगा। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जो स्टेटमेंट जारी हुई है इन रिस्पॉन्स टू द रिपोर्ट्स ऑफ पोटेंशियल इजरायली अटैक, क्योंकि उधर से धड़ाधड़ ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमला होने जा रहा है, हमला होने जा रहा है। पिछले 24 घंटों से ये रिपोर्ट्स बढ़ गई हैं। इस वाकये से पहले भी ये रिपोर्ट्स बढ़ गई थी, अब ज्यादा हो गई हैं। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसके जवाब में कि हमला होने जा रहा है, इन रिपोर्ट्स के जवाब में कहा है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं टू डिफेंड द कंट्री, और लेकिन हम ये चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक अंदाज में चीजों को हल किया जाए। हम वॉर नहीं चाहते, लेकिन बहरहाल हमारी फोर्सेस तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि ये इजरायली मीडिया जो बार बार ये रिपोर्ट्स जब जारी कर रहा है कि हमला होने जा रहा है, हमला होने जा रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है। और वो चाहते हैं कि ईरान जब एक मुसलसल फियर के अंदर रहे, ईरान के लोग हर वक्त खौफ के अंदर रहे कि अब इजराइल हमला करने जा रहा है, अब इजराइल हमला करने जा रहा है। और वैसे भी आप देखिए, जिस मुल्क पर यानी जंग में जा रहा हो वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो मुसलसल एक साइकोलॉजिकल वॉर और एक खौफ बरकरार रखना चाहता है, जिसमें वो नाकाम होगा। वो तो जब हमला हो चुका था तब भी ईरान के लोग जब वो रूटीन में अपना कामकाज कर रहे थे। सो ही एम्फसाइज्ड कि ईरान जब वो मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर्ड है फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट। ना सिर्फ फोर्सेस बल्कि लोग भी हाईएस्ट लेवल पर तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि ये जितनी मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल कर लें, ये लोगों की विल जब नहीं तोड़ सकेंगे। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रशिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। बड़ा गैर मामूली दौरा होगा इस सारे माहौल के अंदर। और ना सिर्फ रशिया बल्कि वो बेलारूस का दौरा भी करने जा रहे हैं। बेलारूस के साथ ईरान के जो रिलेशंस हैं मिलिट्री, इकोनॉमी में, ट्रेड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और भी बहुत सारे शोबों के अंदर वो बढ़ रहे हैं। बेलारूस बहुत ही क्लोज तरीन एलाय है रशिया का, और अब बेलारूस के साथ ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं।
द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर इंटेंड्स टू विजिट रशिया एंड बेलारूस इन द कमिंग डेज। ये आज ही दौरा बताया जा रहा है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट रशिया एंड बेलारूस, ये आज से उनका दौरा जब शुरू हो रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये दौरा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। एक तो उनका बॉर्डर है ना इराक वाला, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, जहां से अटैक पहले भी हुआ है, अब भी होगा, तो इराक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी बात की है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई बड़ी जंग खुदा न खास्ता छिड़ जाती है, तो उन्होंने कहा यह भी हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो, और हम दोनों मुल्कों के दरमियान चाहते हैं कि मामला ठीक हो जाए। सिक्योरिटी ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर अ की इशू फॉर ईरान। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अगर कोई टेंशंस मजीद बढ़ती हैं, वुड इनएविटेबली अफेक्ट ईरान एज वेल। तो इन दोनों मुल्कों की जो जंग है वो अल्टीमेटली ईरान को मुतासर करेगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर कोई मसला जब शुरू हो जाए। और कुछ महीने कबल हमने एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि इजराइल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको फंड करने की, यहां पर एक्टिव होने की जो वो कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट्स कुछ महीने जब वो कबल आई थी। तो उसका एक मकसद ये भी है कि यानी ईरान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पर भी वो एक्टिव होना चाह रहा है। इराक में तो वो मौजूद है ही है, तो इस बॉर्डर के ऊपर भी वो एक्टिव जब होना चाह रहा है। तो ईरान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई इशू जब वो आगे बढ़े, लेकिन मसाल थोड़े सेंसिटिव हैं। अच्छा, समुद्रों में एक अजब फिनोमेना देखा जा रहा है। टैंकर्स और कार्गो शिप्स, असलहा बरदार जहाज, उनको कब्जे में लिया जा रहा है, उनको अटैक किया जा रहा है। एक बड़ा जो सेंसिटिव नौयत का वाकया पेश आया, वेरी सेंसिटिव, रशिया ने अटैक किया है और पता ये चल रहा है कि ये टर्किश ओन्ड ये जहाज था। रशिया डैमेजेस टर्किश ओन्ड वेसल्स इन अटैक ऑन यूक्रेनियन पोर्ट्स। हमला यूक्रेन पर हुआ है, जहाज रशिया का था। बीबीसी, टर्किश फेरी डैमेज इन स्ट्राइक एट यूक्रेनियन पोर्ट। द मॉस्को टाइम्स, यूक्रेन says कि रशिया ड्रोन हिट टर्किश कार्गो वेसल इन ब्लैक सी। अटैक ऑन द ग्रेन कॉरिडोर, ये यानी चूंकि यूक्रेन जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेन का सप्लायर है, गंदम का सबसे बड़ा ये सप्लायर है। तो ग्रेन कॉरिडोर यानी यहीं से तो वो ब्लैक सी के जरिए ही तो गंदम सप्लाई होती है। सो ग्रेन कॉरिडोर के ऊपर अटैक हुआ है, ये दुनिया के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। रशिया हिट्स टर्किश वेसल्स इन द ब्लैक सी। आगाज किसने किया? यूक्रेन ने। यूक्रेन ने सबसे पहले रशिया के ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया, फिर 24 घंटे पहले उन्होंने एक असलहा बरदार जहाज पर अटैक किया जो रशिया से ईरान जा रहा था। इससे पहले ऑयल टैंकर, तो आगाज यूक्रेन ने किया। तो अब आप सिर्फ माइंडसेट देखिए वेस्ट का, जो अपने मुंह से कहता है कि यूक्रेन जीत नहीं सकता। आप सोचिए, मतलब ये क्या माइंडसेट है कि यूक्रेन जीत नहीं सकता, खुद अपने मुंह से कहते फिरते हैं। फिर क्यों उसको लड़वाए जा रहे हैं, क्यों उसको लड़वाए जा रहे हैं? सिर्फ नवंबर के अंदर 25,000 यूक्रेनियन फौजी जब मारे गए और 1 मिलियन से ज्यादा कैजुअलिटी यूक्रेन की हो चुकी है। फिर यूक्रेन को मुसलसल क्यों लड़वाया जा रहा है जब वो फातेह ही नहीं हो सकता है? तो देखिए ना कितनी बेरहम दुनिया की सियासत है। तो अब ये उन्होंने एक नया दरवाजा खोला, यूक्रेन से हमला करवा दिया ऑयल टैंकर्स के ऊपर। तो अब ये एक सनफ्लावर ऑयल लेकर ये जहाज जा रहा था और इसमें 11 टर्किश सिटीजन ऑन बोर्ड थे। 11 टर्किश सिटीजन इसमें मौजूद थे। तो ये जो टैंकर्स के ऊपर, जहाजों के ऊपर अटैक्स हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छे नहीं है। यार टैंकर्स हैं, बड़े महंगे होते हैं, बड़े कॉस्टली होते हैं, तो इनको डिस्ट्रॉय होना इनका जब वो बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा, उधर यूक्रेन कह रहा है कि हमने डीप इनसाइड प्रिसाइज अटैक जो रशियन टेरिटरी में किया है, यानी वो मामले को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जब ये पीस टॉक्स चल रही हैं। रशिया क्या जवाब आया है? इससे पहले बर्तानिया ने जंग की तैयारी, नेटो चीफ ने कहा जंग रशिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उस पर रशिया ने स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा कि जो नेटो चीफ है वो डज नॉट अंडरस्टैंड कि जब वो वर्ल्ड वॉर के बारे में स्टेटमेंट जारी करता है, यानी बरह रास्त जंग की बातें जारी करता है, तो वो उसको ये पता ही नहीं है कि वो बात क्या कर रहा है। उसको अंदाजा ही नहीं है कि वो किस खौफनाक सूरत हाल के बारे में बात कर रहा है। मतलब आलमी जंग के बारे में बात करना, उसको दावत देना, उसको अंदाजा ही नहीं है कि वो बात क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा। रूते जो है उसकी स्टेटमेंट्स टू प्रिपेयर फॉर डायरेक्ट वॉर ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये जो जनरेशन है ये भूल चुकी है द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। बड़ी सादा सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ये अब नेटो चीफ का कहना कि रशिया के साथ जंग की तैयारी की जाए, तो आज की जो जनरेशन है वो ये भूल चुकी है कि वर्ल्ड वॉर 2 का मतलब क्या था।
यानी उसमें कितना नुकसान हुआ, कितनी जाने गई, कितना वो ब्रूटल टाइम था। देखा ना कितना ब्रूटल टाइम था, करोड़ों लोग लुकमा अजल बन गए और बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। तो उसने कहा कि इसको पता ही नहीं है कि ये क्या बात कर रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के मीनिंग को भूल चुका है। मैं वर्ल्ड वॉर 2 की कितनी बड़ी कीमत इंसानियत ने चुकाई है, और ये एक और तीसरी आलमी जंग को दावत देने की जब वो बात कर रहा है, इसको अंदाजा नहीं है कि ये अपने मुंह से क्या बातें कर रहा है। तो ईरानियन मीडिया ने लिखा है कि टेंशन इनसाइड यमन इन लाइन विद इजराइल्स प्लॉट टू डिसइंटीग्रेट वेस्ट एशिया। यमन में ग्रेट गेम हमने आपको बताई है कि सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जिनको इजराइल सपोर्ट कर रहा है, और हो सकता है उनसे हमला भी करवा दिया जाए अंसारुल्लाह के ऊपर, और नॉर्मलाइजेशन और सेपरेट कंट्री, ये सारी चीजें। तो ईरान ने कहा है कि ये उसी इजरायली ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें वो डिसइंटीग्रेट करना चाहता है, पूरे वेस्ट एशिया की कमर तोड़ देना चाहता है इजराइल। यही इजराइल कर रहा है। देखें, इजराइल की बुनियादी डॉक्ट्राइन यही समझ आ रही है कि मुल्कों को जंगों में घसीट घसीट कर इतना उनको तबाह कर दो। सीरिया की कोई हालत है जंग करने वाली? इराक किसी जोगे बचा है जंग करने के लिए? तो लेबनान को, यमन को, ईरान को, एक थ्योरी ये भी डिस्कस की जाती है, इसको पहले हमने 2-4 मरतबा बयान किया है कि अरब्स को बकायदा इजराइल ने ड्रैग किया जंगों में, ताकि चूंकि इजराइल उस वक्त पावरफुल था, उसको पता था कि उसकी सलाहियत ज्यादा है, इनके पास वो वेपन्स नहीं है, तो इजराइल ने बकायदा इनको ड्रैग किया अपने साथ जंग के लिए, ताकि इनकी कमर तोड़ दी जाए, इनको इतना कमजोर कर दिया जाए कि अगली कई दहाइयां हिल ना सके। तो यही कुछ हमें नजर आता है। जॉर्डन और मिस्र कहां गए, मतलब जंगें लड़ी हैं इसराइल के साथ, और आज पिछली कई दहाइयों से उनकी हालत क्या है। जॉर्डन अब इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल रोकता है, सोचे ना, और बाकी किसी के पास कोई ताकत नहीं बची। तो यानी यही इसराइल की स्ट्रेटजी जब वो नजर आती है कि वो पूरे वेस्ट एशिया की कमर तोड़ देना चाहता है मुसलसल जंगों से। अच्छा, यूरोवियन जो है उसमें इसराइल को शामिल किया गया है, और देखिए ये मामूली वाकया नहीं है, ये बताता है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता इसराइल ने जो किया, और वो पूरी तरह से इसमें शामिल है। मतलब आप सो कहते रहे जंगी जराइम किया, इसराइल बहुत ईवल है, इसराइल फलाना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने एक इवेंट से भी उसको निकालना मुनासिब नहीं समझा है। तो वहां पर अब एक तहरीक है, बहुत सारे मुल्क जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, और जो आर्टिस्ट है वो विड्रॉ कर रहे हैं, और एक नया फिनोमेना ये है कि जो विनर्स हैं वो अपनी ट्रॉफीज वापस कर रहे हैं। यूरोवियन के 1994 के जो विनर हैं टू रिटर्न ट्रॉफी टू ओवर इजराइल पार्टिसिपेशन, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी, अब देखें ये ना पूरे 2 साल जो है ना, ये बड़ी मतलब तारीख है कि पूरी दुनिया की पब्लिक निकली हुई है, एक चीज डिमांड कर रही है, वो नहीं दी गई। ये दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया की पब्लिक निकल आई है और एक चीज की डिमांड कर रही है, वो नहीं दी गई। इसराइल के खिलाफ कोई अमली इकदाम जो वेस्ट ने नहीं उठाया। तो उधर जो है वो वेस्टर्न जर्नलिस्ट को बकायदा इसराइल जब वो इंटिमिडेट कर रहा है, वेस्टर्न जर्नलिस्ट को, और उनको अजीबो गरीब उनके साथ सलूक किया जाता है। अब ये हैरेड्स ने लिखा है कि जर्मन जर्नलिस्ट कवरिंग गाजा एंड इसराइल डिक्राई एम्बेसीज एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, उनको बकायदा वहां पर बिठाकर उनके साथ अजीबो गरीब सलूक जब किया जाता है। सेज इट इज अ पैटर्न ऑफ प्रेशर पुट ऑन जर्नलिस्ट कवरिंग इजराइल्स वॉर इन गाजा। ये मतलब उनको एम्बेसी में वीजे के दरमियान उनको बहुत बुरा सलूक उनके साथ, यानी इंटिमिडेट किया जाता है, हरासा किया जाता है, धमकाया जाता है, प्रेशर डाला जाता है ताकि वो इजराइल की मर्जी की रिपोर्टिंग करे। स्पेयर हेडेड बाय इजराइल्स एम्बेसडर टू जर्मनी, जर्मन जर्नलिस्ट ने बताया है कि ये इसमें बकायदा जो इजरायली एम्बेसडर जर्मनी में बैठा हुआ है वो पूरी तरह से इसको मॉनिटर कर रहा है। ऐसी बदमाशी बहरहाल इजराइल की। लेबनान में व्हीकल्स के ऊपर अटैक हुआ है, मर्टर्स एंड इंजर्स इन इजरायली स्ट्राइक्स ऑन सिविलियन व्हीकल्स इन सदर्न लेबनान। और वेस्ट बैंक में बहुत बड़े अटैक्स इजरायली सेटलर्स ने किए हैं। इजरायली सेटलर्स अटैक पैलेस्टीनियन विलेज इन वेस्ट बैंक वुंडिंग 9। कितना ये मतलब तकलीफ दे बात है कि घरों में, विलेजेस में घुसकर उनको मारा जाता है, उनकी फैमिलीज, बच्चों के सामने। और एक बड़ा हॉरिफिक वाकया ये पेश आया है कि एक और फलस्तीनी, नौजवान फलस्तीनी, उसकी डेथ हो गई है इजरायली कस्टडी के अंदर टॉर्चर की वजह से। आप जरा अंदाजा लगाएं कि टॉर्चर से उसको मार देना, जान से ही मार देना, कितना टॉर्चर किया होगा। इससे पहले टॉर्चर की बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं। मतलब इससे पहले 21 ईयर ओल्ड फलस्तीनी 8-10 दिन कबल जब वो इजरायली जेल के अंदर मारा गया टॉर्चर की वजह से, अब एक और नौजवान फलस्तीनी टॉर्चर से उसको जान से ही मार दिया। कितना टॉर्चर उस पर किया होगा। ये फलस्तीन की जो दास्तान है ये बड़ी हौलनाक दास्तान है। उधर टर्की से खबर यह है कि टर्की अपनी एफर्ट्स को बढ़ा रहा है F-35 को हासिल करने के लिए, ठीक है ना।
Turkey and United States are discussing American sanctions and obstacles preventing accession to the F-35। तो ये एक बड़ी खबर है कि टर्की और ये इसमें तेजी आ गई है। लेकिन उधर यूनान, जिसके पीछे इजराइल है, पूरा इनका अलायंस है, ग्रीस urged to quickly request US approval for F-16 upgrades। एक खबर ये हो गई कि वो तेजी के साथ चाह रहा है कि उसका F-16 जो है उसको अपग्रेड कर दिया जाए, अमेरिका इसके मंजूरी दे। और दूसरी खबर, फर्स्ट डिलीवरी ऑफ F-35 स्टेल्थ फाइटर्स टू ग्रीस एक्सपेक्टेड इन लेट 2028। अब आप ये देखिए 2027, 2028, 2029। 2027 में खबर यह है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा। 2027 में खबर यह है कि जो अमेरिका है वो नेटो से निकल जाएगा। 2028-29 तक प्यूटन ने कह रखा है कि हो सकता है हमारी बराह जंग हो जाए। नेटो चीफ ने कहा कि अगले यानी 27, 28 और 29 तक हमारी रशिया के साथ जब जंग हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारा यानी 2028 तक टर्की का जो अपना जेट है वो तैयार होकर सामने जब वो आ जाएगा। यानी बहुत सारी चीजें 27, 28 और 29 के हवाले से बार बार बयान हो रही हैं। तो सोचिए कि दुनिया 27, 28 और 29 तक कितनी तब्दील हो चुकी होगी। ये मिलिटराइजेशन जो इतनी तेजी के साथ, ताइवान जब वो $40 बिलियन का प्रोजेक्ट लेकर आ गया, खुद ग्रीस जब वो बहुत बड़ा डिफेंस बजट, अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस बजट सामने लेकर आ रहा है, जर्मनी अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस बजट लेकर सामने आ रहा है, यूरोप दोबारा रीआर्मिंग कर रहा है। तो यानी दुनिया का कितना बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो चुका होगा। इधर टर्की भी F-35 लेकर बैठा होगा, उधर यूनान भी लेकर बैठा होगा, उधर हो सकता है ईरान Su-35 लेकर बैठा हो, उधर मिस्र हो सकता है दूसरे जेट्स लेकर बैठा हो। तो यानी मिलिटराइजेशन ओवरऑल दुनिया में बढ़ रही है। ये पूरा शिफ्ट है ना, ये सारे मुल्क मतलब पहले भी उन्होंने ये तो एक्वायर नहीं किया जो अब वो तेजी के साथ एक्वायर कर रहे हैं। तो अगले 2-3 सालों में हालात और ज्यादा खराब होंगे और ज्यादा मिलिटराइजेशन होगी, और ये दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये सारा पैसा जो है वो सोशल प्रोग्राम से निकाल कर हर मुल्क जो वो अपने मिलिट्री के ऊपर और डिफेंस के ऊपर जब लगा रहा है। तो वैसे भी अक्टूबर 7 के बाद जो असलहा की सेल है वो बढ़ी है, रिकॉर्ड सेल हुई है अक्टूबर 7 के बाद, 24 के अंदर भी और 25 के अंदर भी, और यानी अगले जो साल है 26, 27, 28, ये भी इसमें असलहा की बहुत ज्यादा सेल, बहुत सारे बजट मुल्क पास कर रहे हैं डिफेंस के हवाले से। अच्छा, तो दूसरी आखिरी बात यह है कि इजराइल का मिडल ईस्ट ये है कि लेबनान, शाम, यमन, ईरान, इस सब के अंदर वो रिजीम चेंज करके नॉर्मलाइजेशन हासिल कर लें। और दूसरी तरफ ईरान और उसके इत्तेहादियों की स्ट्रगल यह है कि वो ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को रोकें बल्कि फिलिस्तीन के हवाले से वो कोई फैसला कुन कामयाबी जब वो हासिल करें। तो यह बहरहाल है कि इसमें कौन कामयाब होगा, इजराइल क्या उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है क्या वो इसमें कामयाब हो जाएगा, या फिर ईरान और उसके इत्तेहादी जो है वो इस इवल एंटिटी को पुश करने में कामयाब हो जाएंगे, ये बहरहाल देखना है। तो बड़ा फैसला कुन टाइम आ रहा है। बहुत सारी देखे ना कौमें खत्म कर दी जाती हैं। इराक है ना, तो इराक वो वाला इराक तो नहीं है, शाम वो वाला शाम तो नहीं है, लिबिया कहां है, लिबिया आज उसका क्या किरदार है वैसे लिबिया का। तो ये बड़ी तारीख है, कैसे कौमें मिटा दी जाती है। मतलब अब वो देखे ना, उनका ये गोल है कि 2029 से पहले ईरान को ये मुकम्मल चेंज करना है। तो मिडिल ईस्ट कितना बदल जाएगा अगर ईरान का रिजीम चेंज हो जाता है। तो बड़ी गैर मामूली टाइम आगे हम देखेंगे। ये इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, अपने राज लगा कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।